Hello students, I am Jiten Kumar and today we are going to discuss new chapter, that is chapter 8 comparing quantities in class 7 mathematics। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। क्लास 7 मैथमेटिक्स में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 8। टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज like ratio, percentage, etc. Okay, as well as we will also discuss about some formulas of mathematics regarding selling price and cost price. Okay, so in today's section we will discuss about ratio and proportion। आज हम सिर्फ ratio and proportion के बारे में पढ़ेंगे and the exercise based on that particular topic, that is exercise 8.1। तो ratio and proportion क्या होता है, स्टार्ट करते हैं अभी हम। Okay, this is mathematics class 7 chapter 8 comparing quantities। ratio means क्या होता है? We are often required to compare two quantities in our daily life। हम अपनी जिंदगी में अलग अलग तरह की quantities को compare करते हैं। ठीक है, like we compare our marks with our friends, we compare height, weight, etc. Okay, ratio is one of the way of comparing quantities। ratio एक तरह का method है क्वांटिटीज को कंपेयर करने का। ओके, मैथमेटिक्स में हमारे पास रेशो एक मेथड है जिससे हम क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, if we need to find the ratio of weight of two girls, say 50 kilogram and 57 kilogram of weight, suppose there are two girls having weight of 50 kilogram and 57 kilogram। दो लड़कियां हैं और उनका वेट कितना है सक्सेसिवली 50 किलोग्राम एंड 57 किलोग्राम। देन रेशो, उसको रेशो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वी विल राइट इट एज इन टर्म्स ऑफ रेशो। रेशो के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? 50 और यहाँ पे दो डॉट आ जाएंगे बीच में और उसके बाद हम लिखेंगे 57, दैट इज 50 रेशो 57। वी विल रीड इट एज, हम इसे कैसे रीड करेंगे? वी विल रीड इट एज 50 रेशो 57। like we write it as suppose 2:5 हमने लिखा है, we will read it as 2 ratio 5। okay, now two quantities will be compared only when their units are same। ये भी हमें ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि दो क्वांटिटीज को हम तभी कंपेयर कर सकते हैं जब इनकी यूनिट्स सेम हो। सपोज एक बच्चा है बॉय 1, उसकी हाइट है सपोज 155 सेंटीमीटर और दूसरा बॉय है जिसकी हाइट है 3 पॉइंट लिख लेते हैं 3.5 फीट। ओके, तो क्या हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज देयर यूनिट्स आर डिफरेंट। इनकी यूनिट्स कैसी हैं? डिफरेंट है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ फीट है। ओके, तो वी मस्ट रिमेंबर दैट द टू क्वांटिटीज में बी कंपेयर्ड ओनली व्हेन देयर यूनिट्स आर सेम। हम दो क्वांटिटीज को तभी कंपेयर कर सकते हैं जब उनकी यूनिट्स सेम होगी। इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेंज द यूनिट ऑफ वन इनटू अनदर। एक को हम दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम उसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, रेशियो फाइंड कर सकते हैं ना। इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है? इक्विवेलेंट रेशियोज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इटसेल्फ। जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती हैं उसी तरीके से इक्विवेलेंट रेशियोज होते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल इफ वी नीड टू कंसीडर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाइक 2/4 and 1/2। 1/2 and 2/4 are equivalent fractions, are equivalent fractions। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है एज वेल एज इक्विवेलेंट रेशियोज भी हैं। इक्विवेलेंट रेशियोज और उन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं 2:4 इज इक्वल टू 1:2। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेशियो और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक्चुअली में सेम ही चीज होती है। अब प्रोपोर्शन क्या है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। प्रोपोर्शन क्या है? इफ टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट, अगर दो रेशियोज हमारे पास ऐसे हैं जो इक्विवेलेंट हैं, इफ टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट देन द फोर क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। उस केस में हम क्या कहेंगे कि ये जो क्वांटिटीज हैं 2, 4, 1 एंड 2 आर इन प्रोपोर्शन। ये कैसी होंगी? प्रोपोर्शन में होंगी। जब भी हमारे पास दो इक्विवेलेंट रेशियोज होंगे, in that case the four quantities involved in those ratio, those equivalent ratios must be in proportion। वो proportion में होंगी ही होंगी। ठीक है, for example let a ratio b and c ratio d are two equivalent ratios। a ratio b और c ratio d सपोज ये equivalent ratios हैं।
देन दीज रेशोज आर इन प्रोपोर्शन, ये रेशोज प्रोपोर्शन में होंगे, एंड वी विल राइट इट एज, हम उसे लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं एक बार। ए रेशो और यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन आ जाएगा, प्रोपोर्शन को इस तरीके से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, और you can also write it as A ratio B is equal to C ratio D, or you may also write it as A upon B is equal to C upon D। फ्रैक्शन फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे, A upon B equal to C upon D, like this, okay। तो ये छोटा सा टॉपिक था। नाउ अभी हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 8.1 which is based on this topic. Question number 1 is saying that find the ratio of rupees 5 to 50 पैसे। हमें क्या करना है यहाँ पे 5 रुपीज का 50 पैसे के साथ रेशो फाइंड करना। अब देखो यहाँ पे यूनिट है रुपीज, यहाँ पे यूनिट है पैसे, तो देर आर डिफरेंट यूनिट्स, मैंने अभी बताया था यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम रुपीज को कन्वर्ट कर देते हैं पैसे में, या फिर पैसों को कन्वर्ट करो रुपीज में, दोनों में से कोई भी एक काम करो। तो रुपीज हमारी बड़ी यूनिट होती है, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना इजी रहता है बाय मल्टीप्लाइंग, सिंपल मल्टीप्लाई करके हो जाता है, ठीक है। तो हम बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट करते हैं। वी नो दैट रुपीज 1 इक्वल टू 100 पैसे, 1 रुपये में कितना पैसा होता है, ऑब्वियसली 100 पैसे होते हैं। तो 5 रुपीज में कितना होगा, 5 रुपीज इक्वल टू 5 इंटू 100 पैसे, दैट इज 500 पैसे। तो ये 5 रुपीज जो है अब कन्वर्ट होकर बन गया 500 पैसे। नाउ वी कैन टेक द रेशो ऑफ 500 पैसे टू 50 पैसे। हम 500 पैसे का 50 पैसे के साथ रेशो निकाल सकते हैं, बिकॉज द यूनिट्स आर सेम। अब हमारी यूनिट्स कैसी हो चुकी हैं, सेम हो चुकी हैं। Now the required ratio is 500, that is 5 rupees upon 50 पैसे, that is 500 upon 50 पैसे, ओके। अब देखो अब इसे सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। 500 अपॉन 50, अब इसे सॉल्व कैसे करें, जीरो से एक जीरो तो कैंसिल हो गया, तो ये आ जाता है हमारे पास 50 अपॉन 5। अगेन बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5, दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 5:1 इज 5, 5:10 इज 50, दैट इज 10 अपॉन 1। 10 अपॉन 1 कैन आल्सो बी रिटन एज 10:1, इसे हम 10:1 भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया 10:1। सो द रिक्वायर्ड रेशो इज 10:1 और 10:1, ओके। तो ये था हमारा पार्ट ए। आगे चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट इज 15 किलोग्राम टू 200 ग्राम। नाउ वी नीड टू फाइंड द रेशो। 15 किलोग्राम का रेशो हमें फाइंड करना है 210 ग्राम के साथ। यहाँ यूनिट है ग्राम एंड हियर इट इज किलोग्राम। अगेन वी नीड टू कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम। किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 1000 से मल्टीप्लाई करके, ओके। वी नो दैट 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, देयरफॉर 15 किलोग्राम में देखो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, तो 15 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 15 इंटू 1000 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है ना, दैट इज 15,000 ग्राम। नाउ 15 किलोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू 15,000 ग्राम। Now we can take easily the ratio of 15,000 gram to 200 gram, that is required ratio is 15,000 upon 210। अगेन अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 15,000 अपॉन 210, 1 0 is cancelled out, we have 1500 upon 21। अगेन बोथ these numbers are divisible by 3, दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे। जब हम इन्हें 3 से डिवाइड करते हैं we will get 500, and when 21 divided by 3 we get 7, that is 500 upon 7, okay। In this way we will get the ratio 500:7, as the required ratio is 500:7. This is your required answer. Now proceed to part number C. C part is you need to find the ratio of 9 meter to 27 centimeter. Again the units are different। यहाँ पे फिर से हम देखते हैं तो यूनिट्स कैसी हैं, डिफरेंट है, मीटर एंड सेंटीमीटर। मीटर को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर में बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 100 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, देयरफॉर 9 मीटर में कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, दैट इज 900 सेंटीमीटर, ओके। Now 9 meter is converted into 900 centimeter. Now 900 centimeter का रेशो हमें 27 सेंटीमीटर के साथ लेना है, therefore the required ratio is 900 upon 27. How do we solve this fraction 900 upon 27? Both numbers are divisible by 9, दोनों नंबर 9 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हम 9 से डिवाइड कर देते हैं। After dividing by 9, 900 when divided by 9 we get 100,
and when 27 divided by 9 we get 3. Okay, and the answer becomes 100 by 3, that is 100 ratio 3. I think clear हो गया होगा ये पार्ट सभी को. Now proceed to part number D. D पार्ट की तरफ चलते हैं एक बार. 30 days to 36 hours. अब देखो यहाँ पे यूनिट्स है डेज एंड आवर्स. वी कैन कन्वर्ट डेज इनटू आवर्स. हम डेज को आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे अब देख लो एक बार. एक दिन में कितने घंटे होते हैं? हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन वन डे? Obviously 24. Therefore we will multiply it by 24 to convert into hours. One day equal to 24 hours. Therefore 30 days. How many hours are there in 30 days? 30 multiplied 24. After multiplying these two numbers we get 720 hours. 720 hours are there in 30 days. Now the required ratio is 720 by 36. 720 divided by 36, this number. Okay, now how do we solve this fraction? 720 divided by 6. Both number are divisible by 2. दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं. We will get here 360 and here it is 18. Again these numbers are divisible by 2. फिर से 2 से डिवाइड हो जाते हैं. We will get 180 upon 9. Again these numbers are divisible by 9. 9 से डिवाइड कर देते हैं. ओके, 9 से डिवाइड हो रहा है, that is 20 by 1. Okay, so we will get 20 ratio 1 in this way, and the required ratio is 20 ratio 1. This is your required answer. I think clear हो रहा होगा सभी को कैसे हमें solve करना है इसे. Now proceed to question number 2. Question number 2 is in a computer lab there are 3 computers for every 6 students. देखो एक कंप्यूटर लैब के अंदर 3 कंप्यूटर्स यूज करते हैं 6 स्टूडेंट्स. ठीक है, एक कंप्यूटर लैब में 3 कंप्यूटर 6 बच्चों को दिए जाते हैं. ठीक, यूज करने के लिए. ना हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स? इफ देयर आर 24 स्टूडेंट्स, अगर वहाँ पे 24 स्टूडेंट्स हैं, देन हाउ मेनी कंप्यूटर्स आर नीडेड? इन दिस केस वी नीड टू सॉल्व इट बाय यूनिटरी मेथड. हम इसे यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और एक प्रोपोर्शन का यूज करके भी कर सकते हैं. यूनिटरी मेथड क्या होता है? सबसे पहले मैं यूनिटरी मेथड बता देता हूँ. यूनिटरी मेथड में सबसे पहले हम जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, सपोज x क्वांटिटी हमें दिया है कुछ भी चीज़, तो सबसे पहले हम 1 की क्वांटिटी निकालेंगे डिवाइड करके. ठीक है, y बाई एक्स. और उसके बाद जो रिक्वायर्ड यूनिट है, सपोज z यूनिट निकालनी है, तो y बाई एक्स इंटू जेड कर देंगे. ठीक है, तो पहले हमें सिर्फ 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है, उसके बाद हम रिक्वायर्ड यूनिट की वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज किया है, एक बार देख लेते हैं. उसके बाद अल्टरनेटिव मेथड भी इसका बताऊंगा एक बार सभी को. नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड फॉर 6 स्टूडेंट्स. 6 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर्स चाहिए हमें? 3. ओके, सो द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड फॉर 1 स्टूडेंट. 1 स्टूडेंट के लिए कितने कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी? वी विल डिवाइड 3 बाई 6. हम 3 को 6 से डिवाइड कर देंगे. ओके, एक कंप्यूटर एक लड़का एक बच्चा 3 बाई 6 कंप्यूटर्स का यूज करेगा. Now the number of computers required for 24 students. अब हमें 24 स्टूडेंट्स के लिए निकालने हैं कितने कंप्यूटर्स चाहिए. नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड फॉर 24 स्टूडेंट्स इक्वल टू 24 से हम इसे कर देंगे मल्टीप्लाई 24 इंटू 6 बाई 3 बाई 6. 24 into 3 is 72. 72 by 6. After dividing 72 by 6 we get 12. That is 12 computers are needed for 24 students. 12 कंप्यूटर्स की जरूरत होगी. नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड फॉर 24 स्टूडेंट्स इज 12 कंप्यूटर्स. दिस इज रिक्वायर्ड आंसर. ओके, अब देखिए इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या है. प्रोपोर्शन का कैसे यूज करते हैं यहाँ पे. अल्टरनेटिव मेथड बहुत सिंपल है. हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे लिख लिया हमने, सॉरी राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिख लिया यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. जब 6 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं तो हमें 3 कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है. व्हेन 6 स्टूडेंट्स आर देयर देन वी नीड ओनली 3 कंप्यूटर्स. व्हेन 24 स्टूडेंट्स आर देयर देन हाउ मेनी कंप्यूटर्स आर रिक्वायर्ड? तो कितने कंप्यूटर्स की जरूरत होगी? ऑब्वियसली x कंप्यूटर्स की जरूरत होगी. हमने मान लिया यहाँ पे x कंप्यूटर्स चाहिए. ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एरो यहाँ पे नीचे लगा देंगे. ठीक, तो यहाँ पे हमने एक एरो बना दिया नीचे. हम देखते हैं 6 स्टूडेंट्स के लिए 3 कंप्यूटर्स चाहिए, 24 स्टूडेंट्स के लिए x कंप्यूटर्स चाहिए. हमें सिर्फ इतना सोचना है कि हाउ मेनी कंप्यूटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर 24 स्टूडेंट्स, वेदर इट इज
ग्रेटर देन 6 और लेस देन 6, वो 6 से ज़्यादा होगा या कम होगा, सिर्फ इतना बताना है। ऑब्वियसली 6 स्टूडेंट, सॉरी 3 से ज़्यादा होगा, है ना। 3 से हमें देखना है, 3 से ज़्यादा होगा या कम होगा, 3 से ज़्यादा होगा। अब इन दोनों में देखो कि बड़ा नंबर कौन सा, ज़्यादा क्या आ रहा है, तो इट मीन्स 24 बड़ा है, तो हमने इसका भी साइन नीचे ही लगाया है, एरो। इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, सो वी विल राइट इट एज, जिधर एरो है वो चीज़ ऊपर आएगी न्यूमरेटर में, दैट इज x/3 इज इक्वल टू 24/6। सिंपल ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन रहा है हमारा। यू कैन आल्सो राइट इट एज x/3 प्रोपोर्शन 24/6। अभी जो मिडिल टर्म है और जो एक्सट्रीम टर्म्स है, इनकी प्रोडक्ट जो होती है हमेशा इक्वल होती है, दैट इज x मल्टीप्लाई 6 विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 24। यू कैन आल्सो राइट इट एज लाइक दिस। तो ये होगा हमारे पास x मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू, व्हेन मल्टीप्लाई these numbers we will get 72, and when 72 डिवाइडेड बाई 6, इसको जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो इधर आके डिवाइड में आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 6 वी विल गेट 12। ओके, तो इस तरीके से भी हम इसे सोल्व कर सकते हैं। x/3 इक्वल टू 24/6, ठीक है। व्हेन 24 डिवाइडेड बाई 6 वी गेट 4, 3 को हमने इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया, x इक्वल टू 4 इंटू 3, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करी हमने सिंपल, वी विल गेट x इक्वल टू 12, हेंस 12 कंप्यूटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर 24 स्टूडेंट्स। 24 स्टूडेंट्स के लिए 12 कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का पॉपुलेशन है 570 लाख, ओके। पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज इक्वल टू 1660 लाख, ओके। एरिया ऑफ राजस्थान इज 3 लाख पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। राजस्थान का एरिया कितना है, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ओके, ठीक है। एंड एरिया ऑफ यूपी इज 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ना फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है हमसे, हाउ मैनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दीज स्टेट, दोनों स्टेट्स में पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो पॉपुलेशन है उसको एरिया से डिवाइड कर देंगे, वी विल डिवाइड पॉपुलेशन बाय एरिया, सो वी विल गेट द पॉपुलेशन पर किलोमीटर स्क्वायर, ओके। तो पहले राजस्थान का देखते हैं। पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इक्वल टू 570, एरिया ऑफ राजस्थान इक्वल टू 3 लाख, ओके। तो पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इन 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर में एरिया में कितने पॉपुलेशन रहेगी, 570 विल बी डिवाइडेड बाय 3, आफ्टर डिवाइडिंग दिस टर्म्स विल गेट 190 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, ओके। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया हमारा राजस्थान का। नाउ अब हम देखते हैं यूपी का। यूपी का पॉपुलेशन है 1660 एंड एरिया इज 2 लाख। पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज 1660 lakh and the area of UP is equal to 2 lakh per kilometer square. Therefore, the population of UP in 1 lakh per population per kilometer square, ठीक है, लैक नहीं आएगा यहाँ पे। पॉपुलेशन ऑफ यूपी इन पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 1660 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 830 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा इसी का यूपी का आंसर, ठीक है। नाउ इन सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहता है, विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, इनमें से कौन सी स्टेट ऐसी है जो लेस पॉपुलेटेड है, तो जिसका भी डेंसिटी कम है, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में जिसमें भी कम पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, वही लेस पॉपुलेटेड है। तो हम देखते हैं यहाँ पे राजस्थान में 190 पीपल रहते हैं यहाँ पे, और यहाँ रहते हैं 830, इट मीन्स 830 तो बहुत ज़्यादा हो गया 190 से। देयरफॉर बाय कंपेयरिंग दीज टू स्टेट्स, राजस्थान इज द लेस पॉपुलेटेड स्टेट, जो राजस्थान है वो लेस पॉपुलेटेड स्टेट है। ये होगा हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कमेंट सेक्शन में भी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।